स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। क्या आप याद कर सकते हो ये पिक्चर कब की है और इस पिक्चर में कौन है? ये तो हम सबको पता है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उनके साथ जो आप ये देख रहे हो ये हैं इस समय मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली। बेसिकली क्या हुआ था 2018 के पहले आप देखोगे तो जो मालदीव्स है, देखिए छोटा सा है, लेकिन यहां पर क्योंकि चाइना और भारत के बीच में जो इंडियन ओशन है इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर जुटाने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से छोटे छोटे आइलैंड नेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2018 के पहले क्या था कि मालदीव्स एक तरह से पूरी तरह चाइना के अंडर में आ चुका था, मतलब जो चाइना बोलता था वैसा मालदीव्स करता था। लेकिन 2018 में जो चुनाव हुआ मालदीव्स में, इसकी वजह से इब्राहिम सोली वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो पूरी तरह से, जी हां, वो पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी रिलीफ हुआ था। और इसी की वजह से आप देखोगे पीएम मोदी 2018 में जब उनका सेरेमनी हुआ था, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, वो प्रधानमंत्री मोदी इतने छोटे देश में भी वहां पर गए और सपोर्ट किया। लेकिन अब क्या हुआ है, एक और बड़ा झटका आप कह सकते हो भारत को, क्योंकि 5 साल के बाद 2018 में चुनाव हुआ था, अभी 2023 है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ है मालदीव्स के अंदर, और यहां पर जो इब्राहिम सोली हैं वो हार गए हैं चुनाव। और ये आप देख सकते हो खबर, मालदीव्स इलेक्शन, प्रो चाइना कैंडिडेट मुइजू विंस प्रेसिडेंसी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो पूरा इतिहास है मालदीव्स के अंदर इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं और यहां पर क्यों इसको प्रो चाइना बोला जा रहा है, पूरा सब कुछ जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से कई लोगों की मांग थी कि सर लंबे वैलिडिटी के लिए आपको बैचेस चाहिए। तो हमारा जो पहला बैच है रिगार्डिंग यूपीएससी के लिए, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, कोई भी आप ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और कोई भी आपको लैंग्वेज चूज करना हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, राइट साइड में ये जो आप देख रहे हो ये है अभी प्रेजेंट में जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोली, जो कि प्रो इंडिया बोले जाते हैं, ठीक है। और यहां पर लेफ्ट में आप देख रहे हो ये है मोहम्मद सुइजू। देखिए, अब इनका भी नाम मैंने कई जगह देखा, तो सुइजू नहीं, मुइजू, ठीक है। कई जगह मुइज बोला जा रहा था, कई जगह मुइजू, खैर जो भी है, ये मोहम्मद मुइजू हैं जो कि इलेक्शन जीत गए हैं। बेसिकली दोनों में यहां पर अब फाइट चल रहा था। वहां पर भी एक्चुअली प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर होता है। पहले भी एक चुनाव हुआ था जिसमें 8 कैंडिडेट थे, लेकिन यहां पर किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला था, इसलिए वापस से चुनाव हुआ और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट थी। और इस डायरेक्ट फाइट में आज सुबह सुबह यह खबर आती है कि जो इब्राहिम सोली, जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं, उनको जो वोट मिला है वो है लगभग 46%, और जो मोहम्मद मुइजू हैं उनको वोट मिला है लगभग 54%। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो मुइजू यहां पर जीत गए हैं और इसलिए अगले राष्ट्रपति जो है वो मुइजू होंगे और लगभग नवंबर में फिर से स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा और तब तक जो इब्राहिम सोली हैं वो एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह चलते रहेंगे। खैर, पहले मालदीव्स का इलेक्टोरल सिस्टम समझ लेते हैं। देखो, ये लगभग फ्रांस जैसा ही है और यहां पर भी क्या होता है कि जो कैंडिडेट है उसको 50% से ज्यादा यहां पर वोट मिलना चाहिए। अब क्या होता है कि मान लो अगर 6-7 लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में और किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला, तो जो टॉप 2 कैंडिडेट होते हैं फिर उन दोनों के बीच में डायरेक्ट फाइट होती है। तो अभी क्या हुआ था बेसिकली कि 9 सितंबर को जो इलेक्शन हुआ था, जो चुनाव हुआ था, उसमें लगभग 8 कैंडिडेट थे और किसी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला था। आप देख सकते हो इब्राहिम सोली, इनको मिला था 39% और जो मोहम्मद मुइजू हैं इनको मिला था 46%। तो किसी का भी 50% से ऊपर नहीं गया, लेकिन टॉप 2 कैंडिडेट यही थे, इब्राहिम सोली और मुइजू। और इन दोनों के बीच में सैटरडे को, कल ही यहां पर इलेक्शन हुआ और रिजल्ट भी आज सुबह सुबह आ गया, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया इनको 46% मिला है इब्राहिम सोली को और मुइजू को 54%। तो इस तरह से इलेक्शन होता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मालदीव्स की पॉपुलेशन कुछ भी, मतलब बहुत कम है, इट इज जस्ट 5.2 लाख।
आप इमेजिन कर सकते हो, दिल्ली के किसी एरिया में अगर आप चले जाओगे, किसी छोटे एरिया में, वहां पर ही आपको ये पॉपुलेशन मिल जाएगी 5.2 लाख। तो बहुत कम पॉपुलेशन है। और इनफैक्ट वोटर्स कितने हैं, एलिजिबल वोटर्स कितने हैं 5.2 लाख में? सिर्फ 2.8 लाख। और मजेदार बात तो यह है कि 2.8 लाख वोटर्स में से 1.6 लाख लोग ऐसे हैं, वोटर्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप सोच सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, जो भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ा होगा वो उसी को वोट देगा। तो इस तरह का आपको इलेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं कि कैसे इलेक्शन होता आया है, कौन कौन जीतता आया है। देखिए 1968 से एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का जो सिस्टम है वो चला करता था। बेसिकली क्या है कि सिंगल पार्टी सिस्टम। 2008 तक क्या था कि जो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, मतलब एक देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और वही यहां पर चुनकर आएगी, उसी पॉलिटिकल पार्टी में से कोई चुनकर आएगा और वो राष्ट्रपति बन जाएगा। और वो कितने भी टर्म के लिए बन सकता है, बेसिकली 5 साल का एक टर्म होता है और वो बार बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो जो पहले एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, वो थे इब्राहिम नसीर। ठीक है, इब्राहिम नसीर 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बने ये सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत, और 1968 से 1978 के बीच में इब्राहिम नसीर प्रेसिडेंट थे। अब देखिए क्या होता है, 1978 में काफी प्रोटेस्ट होता है। लोग कहते हैं नसीर को कि आप दोबारा कॉन्टेस्ट मत करिए, बार बार इलेक्शन लड़ना सही नहीं है, आपको दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और फाइनली यहां पर क्या होता है कि 3rd टर्म के लिए वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर्सन को यहां पर चुना और वो थे मौमून अब्दुल गयूम। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपने इनका नाम सुना होगा और मैं आपको बताता हूं भारत के साथ क्या रिलेशंस था इनका। अब्दुल गयूम, बेसिकली मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं, ये है अब्दुल गयूम। ये अगर आप देखोगे तो 1978 से लेकर 2008 तक, मतलब लगभग 30 साल तक ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने हुए थे, ये सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत। और 30 साल तक जब तक इनका कार्यकाल था तो भारत के साथ ठीक ठाक रिलेशंस था, मैं कहूंगा अच्छा खासा रिलेशंस था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो 1988 में यहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। 1988 में मालदीव्स के अंदर जो गयूम है उनको हटाने की कोशिश की गई थी। मालदीव्स के एक बिजनेसमैन है, वो यहां पर श्रीलंका के कुछ लोगों के साथ मिलकर बेसिकली उनको हटाना चाह रहे थे। लेकिन उस समय क्या था कि भारत ने मदद भेजी थी, गयूम ने भारत से मदद मांगी थी, इसलिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप उस ऑपरेशन का नाम बता सकते हो? 1988 में भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था मालदीव्स के लिए, वो ऑपरेशन का नाम क्या था? और गयूम की सरकार फाइनली यहां पर बच गई। लेकिन आपको समझना है ये 30 साल तक प्रेसिडेंट थे, तो धीरे धीरे लोगों की भी वॉइस रेज होने लगी और लोग कहने लगे कि आपको हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, मल्टी पार्टी सिस्टम लाने की जरूरत है। और इसी की वजह से क्या होता है कि 2004 में वो रिफॉर्म लेकर आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज, नए पॉलिटिकल पार्टीज 2005 में रजिस्टर करते हैं। 2008 में जाकर मालदीव्स का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है और 2008 के बाद से मल्टी पार्टी सिस्टम आती है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और 2008 के बाद से हर 5 साल के लिए यहां पर इलेक्शन होता है और कोई नया, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2008 के बाद से क्या हुआ है, कोई भी लगातार वहां पर प्रेसिडेंट नहीं री इलेक्ट हुआ है। मतलब जो भी प्रेसिडेंट पहले रहता है वो हार जाता है, फिर नया प्रेसिडेंट चुनकर आता है। यही 2008 के बाद से देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि भारत के साथ कैसा रिलेशंस रहा, मतलब जितने भी प्रेसिडेंट आए तो क्या भारत के साथ अच्छा रिलेशंस था? देखो, मतलब आपको डिपेंड करेगा कि कौन चुनकर आ रहा है। मतलब कई बार कुछ प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो भारत का साथ देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चाइना का साथ देते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें जो सबसे बेस्ट अभी तक रिलेशंस था वो इब्राहिम सोली, जो अभी प्रेसिडेंट है ना मालदीव्स के, जो चुनाव हार गए हैं, उन्हीं के साथ भारत का सबसे अच्छा रिलेशंस आप कह सकते हो। वो डायरेक्टली भारत को यहां पर फेवर की बात करते थे, सपोर्ट की बात करते थे। तो भारत ने बेसिकली अगर आप देखो जो 30 साल का कार्यकाल रहा अब्दुल गयूम का, जो मैंने आपको बताया 30 इयर्स का, तो भारत ने अब्दुल गयूम के साथ काफी क्लोज मिलकर काम किया। तो कोई बहुत सच प्रॉब्लम नहीं आई भारत को मालदीव्स के साथ रिलेशन में। फिर क्या होता है 2008 में जो मल्टी पार्टी सिस्टम आती है, वहां पर जो चुनाव होता है उसमें चुनकर आते हैं मोहम्मद नशीद, ये आप देख सकते हो, ये चुनकर आते हैं। अब इनका भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो यहां पर जब ये चुनकर आए तो उस समय भारत ने सोचा इनके साथ भी अच्छा रिलेशंस रखना है, और उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे हामिद अंसारी। तो हामिद अंसारी स्वेरिंग इन सेरेमनी पर गए थे और रिलेशंस अच्छा करने की कोशिश की थी। तो इनिशियली अगर आप देखोगे
देखोगे तो मोहम्मद नशीद के साथ भारत का रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर क्या होता है कि यहां पर नशीद धीरे धीरे चाइना के करीब जाते जाते हैं, इनका झुकाव जो है वो चाइना की तरफ होता जाता है। ऑल्दो मैं बता दूं आज के डेट में ये मोहम्मद नशीद प्रो इंडिया हैं, लेकिन उस समय क्या था कि जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो इनका झुकाव धीरे धीरे चाइना की तरफ होता गया और मामला इतना आ गया कि 2012 में मोहम्मद नशीद की सरकार ने जो जीएमआर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था मालदीव्स में एयरपोर्ट बनाने के लिए, उसको कैंसिल कर दिया। सोचिए कितना बड़ा झटका था मालदीव्स और भारत के रिलेशंस को। तो मोहम्मद नशीद एक तरह से प्रो चाइना की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आगे क्या होता है, 2013 में फिर से चुनाव होता है और एक नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं और वो है यमीन। और यमीन अगर आप देखोगे, ये है यमीन, ये तो पूरी तरह से आप कह सकते हो चाइना की ही गोद में बैठे थे। मतलब कि चाइना बोलता था क तो ये बोलते थे क, मतलब हर एक चीज जो भी चाइना कहता था वही यहां पर जो यमीन है वो किया करते थे। तो एक तरह से भारत और मालदीव्स का रिलेशन 2013 के बाद से बहुत ज्यादा खराब हो गया था, काफी खराब रिलेशंस हो गए थे। इनफैक्ट जो यमीन है वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी ज्वाइन कर लिया था। देखो कभी ऐसा मौका नहीं आया था क्योंकि मालदीव्स तो इंडियन ओशियन में है, भारत के काफी नजदीक है, तो मालदीव्स तो हमेशा से भारत और के बीच में अच्छा रिलेशंस रहता था। लेकिन यमीन के आने से यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा खराब रिलेशंस हो गए थे। और एक्चुअली क्या हुआ था, इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स अब्यूज करने का काफी आरोप लगा था। इनफैक्ट हालत ये भी आ गई थी, ये जो यमीन है ना, इन्होंने नशीद को एक तरह से जेल में बंद करने की ठान ली। और तब जो नशीद हैं, ये जो नशीद आप देख रहे हो जो प्रो चाइना भी हो गए थे, ये अब फिर भारत से मदद मांग रहे थे। श्रीलंका में ये जाकर छुपे हुए थे और काफी भारत से मदद मांग रहे थे कि हमें बचा लीजिए, यहां पर कुछ करिए, मालदीव्स के अंदर जो यमीन की सरकार है इनको हटाइए। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिर भारत ने उस समय कुछ नहीं किया। और फाइनली क्या होता है, 2018 के इलेक्शन में ये जो यमीन है ना, इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का जो आरोप लगा था, इसको देखते हुए जो लोग हैं वो इनके खिलाफ वोट कर देते हैं और यमीन यहां पर सत्ता से बाहर हो जाते हैं। और तब चुनकर आते हैं इब्राहिम सोली, जो मैंने आपको बताया। फिर 2018 में भारत को काफी रिलीफ मिलता है, पीएम मोदी खुद मालदीव्स जाते हैं यहां पर उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और फिर भारत का जो पिछला 5 साल का रिलेशन है ना, आप कह सकते हो सबसे गोल्डन पीरियड से गुजरा है। और भारत ने भी काफी मदद की है, चाहे वैक्सीन प्रोवाइड करना हो गया कोविड के समय, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो गया, जो डेट रिलीफ होता है ना, कर्ज वगैरह जो मालदीव्स ने लिया था उसको यहां पर रिलीफ दिलाना, वो सारी चीजें भारत ने मदद की हैं। लेकिन अब यहां पर 2023 में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, अब इब्राहिम सोली हार गए हैं और मोहम्मद मुइजू जो मैंने आपको बताया ये जीत गए। इससे भारत को क्यों चिंता है मैं आपको बताता हूं। देखो एक्चुअली क्या है, चुनाव तो एक्चुअली लड़ना था यमीन को वापस, मतलब यमीन चाहते थे कि वो वापस चुनाव लड़े और मालदीव्स के राष्ट्रपति बने। लेकिन क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर चला, जिसके अंदर वो कन्विक्ट हो गए और उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तो अब यमीन चुनाव नहीं लड़े तो उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉक्सी है, ये मैंने आपको बताया ना, ये प्रॉक्सी है बेसिकली मुइजू, मोहम्मद मुइजू, ये यमीन के ही प्रॉक्सी आप कह सकते हो। और यमीन जो कहते हैं वो मुइजू करते हैं और चाइना जो कहेगा वही यहां पर मुइजू भी करेंगे, इसलिए भारत को चिंता है। इनफैक्ट मुइजू ने तो डायरेक्ट थ्रेट दिया है, मतलब कि ये कहा है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट है हमारा, हम उसको थ्रेटन कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, और जो फॉरेन लोग हमारे यहां पर आ रखे हैं मालदीव्स के अंदर, उनको हम हटा देंगे अगर वो मालदीव्स के इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं। तो आई होप कि एक तरह से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यहां पर भारत के लिए चिंता है, क्योंकि ये जो प्रो चाइना थे यमीन, ये चुनाव नहीं लड़ पाए तो उन्होंने अपने जगह ये मुइजू को यहां पर चुनाव लड़ा दिया और मुइजू अब ये चुनाव जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली अब भारत और मालदीव्स के रिलेशंस कैसे अच्छे हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता, देखो बहुत मुश्किल है। मुइजू जो है वो पूरी तरह से प्रो चाइना है। अब क्या ये वापस से चाइना कोई चाल चलेगा, फिर से मालदीव्स के अंदर भारत के खिलाफ कोई रणनीति चलेगा, क्या हमारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं मालदीव्स में क्या वापस से वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है जो भी मालदीव्स के अंदर हुआ है। देखते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्या आप बता सकते हो मालदीव्स और लक्षद्वीप जो है वो यहां पर किस चीज से सेपरेट है? आपको चैनल का नाम बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं किसी भी वैलिडिटी के साथ कोई भी लैंग्वेज में, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।